वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने बच्चों की शादी की मुआवनत के बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून के मुताबिक निकाह ख्वाह कोई ऐसा निकाह नहीं कर सकता जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र हो। आपको बताएं कि सदर आसिफ अली जरदारी ने बच्चों की शादी की मुआवनत के बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून के मुताबिक निकाह ख्वाह कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र हो। खिलाफ वर्जी करने पर निकाह ख्वाह को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। 18 साल से बड़ी उम्र का मर्द अगर कम उम्र लड़की से शादी करता है तो इसे 3 साल तक कैद बमुशक्कत होगी। बच्चों की शादी की ममानत का बिल कौमी असम्बली में शर्मिला फारूकी ने पेश किया था, जबकि सेनेट में ये बिल शीरी रहमान ने पेश किया था। कानून में कहा गया है कि अदालत को इल्म हो कि कम उम्र बच्चों की शादी की जा रही है तो वो ऐसी शादी को रोकने के लिए हुक्म जारी करेगी, जबकि अदालत को इतला देने वाला फरीक अपनी शनाख्त छुपाना चाहे तो अदालत उसे तहफ़्फ़ुज़ देगा। आपको बताएं कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कम उम्र शादी के बिल पर दस्तखत कर दिए हैं, जबकि इस हवाले से निकाह ख्वाह को 1 साल सजा भी दी जा सकती है। कौमी असम्बली में इस बिल को पेश किया गया, जबकि सेनेट में भी इस बिल को पेश करने के बाद अब सदर आसिफ अली जरदारी ने इस पर दस्तखत कर दिए हैं, जबकि खिलाफ वर्जी करने पर निकाह ख्वाह को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। 18 साल से बड़ी उम्र का मर्द अगर कम उम्र लड़की से शादी करता है तो इसे 3 साल तक कैद व मुशक्कत होगी। जायद हयात चौधरी से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जायद हयात, बताइएगा। जी बिल्कुल, सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने बच्चों की शादी की ममानत के बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। कानून के मुताबिक निकाह खान कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र हो। खिलाफ वर्जी करने पर निकाह खान को 1 साल कैद और 1 लाख रुपया जुर्माना हो सकता है। 18 साल से बड़ी उम्र का मर्द अगर कम उम्र लड़की से शादी करता है तो इसे 3 साल तक कैद बामुशक्कत होगी। बच्चों की शादी की ममानत का बिल कौमी असम्बली में शर्मिला फारूकी ने पेश किया था, जबकि सेनेट में ये बिल शीरी रहमान ने पेश किया था। कानून में कहा गया कि अदालत को इल्म हो कि कम उम्र बच्चों की शादी की जा रही है तो वो ऐसी शादी को रोकने के लिए हुक्म जारी करेगी। अदालत को इतला देने वाले फरीक अपनी शनाख्त छुपाना चाहे तो अदालत इसे तहफ़्फ़ुज़ देगी। जी ठीक है, जायद हयात चौधरी हमें इस बिल के बारे में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि गजा सीज फायर के लिए अमेरिका की नई तजवीज़ पर इसराइल ने दस्तखत कर दिए हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि जंग बंदी पर मजीद बातचीत जारी है। हमास की जानिब से अभी तजवीज़ पर जवाब मौसूल नहीं हुआ। कैरोलाइन लेविट का मजीद कहना था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप पर उम्मीद है कि रूस और यूक्रेन अगले हफ्ते अमन मुज़ाकरात के लिए मुलाकात करेंगे। उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि जंग बंदी के हवाले से अमेरिका के मशरिक़ वस्ता में खुसूसी मंदूब स्टीव विटकोफ की नई तजवीज़ पर इसराइल ने दस्तखत कर दिए हैं, जबकि हमास की जानिब से तजवीज़ पर कोई जवाब अभी मौसूल नहीं हुआ। तर्जुमान ने मजीद कहा कि हमास के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है और हमें उम्मीद है कि गजा में जंग बंदी हो जाएगी ताकि तमाम मग़वियों को वापस लाया जा सके। Ordinary threat to our national security and economy posed by large and persistent annual U.S. goods trade deficits. The United States has run a trade deficit of goods every year since 1975. In 2024, our trade deficit in goods exceeded $1 trillion. Everybody agrees this is unacceptable. President Trump is delivering on his promise to fix this problem, and he has taken a long overdue and much needed bold stance for American workers after decades of our manufacturing base being hollowed out. The president's rationale for imposing these powerful tariffs was legally sound and grounded in common sense. President Trump correctly believes that America cannot function safely long term if we are unable to scale advanced domestic manufacturing capacity, have our own secure critical supply chains, and our defense industrial base is dependent on foreign adversaries. 3 judges of the U.S. Court of International Trade disagreed and brazenly abused their judicial power to usurp the authority of President Trump to stop him from carrying out the mandate that the American people gave him. These judges failed to acknowledge that the President of the United States has core foreign affairs powers and authority given to him by Congress.
अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि भारतीय जारियत का मौसर जवाब देने पर बहैसियत कौम फख्र है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने अमरीकी पॉलिसी साजों, सफारतकारों और बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करते हुए कहा कि हमारी अवलीन तरजीह अमन है, जो मईशत की तरक्की की राह हमवार करेगा। पाक भारत जंग बंदी के हवाले से अमरीकी क़ादत ने कलीदी किरदार अदा किया। रिजवान सईद शेख ने अमरीकी सरमाकारों को पाकिस्तान में मौजूद मुआशी मौक़ों से भरपूर फ़ायदा उठाने की दावत देते हुए कहा कि ज़राअत, IT और मादनी वसाइल जैसे शोबों में अमरीकी सरमाकारों के लिए सरमाकारी के मौक़े हैं। पाकिस्तान सफ़ीर का मज़ीद कहना था कि कारोबारी तबके में मुवाफ़िक माहौल और मतलूबा सहूलतों की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बहैसियत सफ़ीर मुआशी ताल्लुकात का फ़रोग़ अवलीन तरजीह है। अक़वाम मुत्तहिदा भी दुनिया में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार का मोतरफ निकला। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से अमन मिशन दस्ते में शामिल 2 पाकिस्तानियों समेत 57 एहलकारों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। पाकिस्तान अमन दस्ते के 2 शोहदा को बाद अज़ शहादत डेग, हैमर, शील्ड और मेडल से नवाजा गया। सिपाही मोहम्मद तारिक और हवलदार एहसानुल्लाह खान अमन मिशन में खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। पाक फौज के दोनों जवान 2024 में शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। दोनों शोहदा को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंथोनियो गुतरेस ने एजाज़ात से नवाजा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार और कर्नल उमर शफीक ने मेडल वसूल किए हैं। आपको बताएं कि अमन मिशन के हवाले से पाकिस्तान की खदमात को अक़वाम मुत्तहिदा ने भी सराहा है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा भी दुनिया में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार का मोतरफ निकला है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यामीन से। राना यामीन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अक़वाम मुत्तहिदा भी दुनिया में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार का मोतरफ निकला है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से अमन मिशन दस्ते में शामिल 2 पाकिस्तानियों समेत 57 एहलकारों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। पाकिस्तान अमन दस्ते के 2 शोहदा को बाद अज़ शहादत डैग, हैमर, शोल्डर मेडल से नवाजा गया। सिपाही मोहम्मद तारिक और हवालदार एहसानुल्लाह खान अमन मिशन में खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। पाक फौज के दोनों जवान 2024 में शहादत के रुतबे पर फायज हुए। दोनों शोहदा को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंथोनियो गुतरेस ने एजाज़ात से नवाजा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार और कर्नल उमर शफीक ने मेडल वसूल किए। जी ठीक है, राना यामीन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मौसम की बात करें, आपको बताएं कि लाहौर में आंधी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खारियां सियालकोट में बारिश हुई। बारिश के बायस मुतादिद इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली बंद हो गई। सूबाई दारुलहुकूमत के इलाके बागड़िया में आंधी चलने से दीवार गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सवात के बालाई इलाकों में शदीद यालाबारी हुई। मर्दान शहर और गिरदनवाब में तेज हवाओं का राज रहा, जबकि बटखेला, हरीपुर और गिरदनवाब में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में यालाबारी और तूफान का अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमा मौसमियात ने शहरियों को हिफाजती तदाबीर अख्तियार करने का मशवरा दे दिया। शहर कायद में कंटेनर्स और ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 खवातीन और 1 राहगीर जाम बहक हो गया। पहला हादसा सुपर हाईवे टूल प्लाजा के करीब पेश आया, जहां कंटेनर्स की मोटरसाइकिल को टक्कर से 2 खवातीन मौके पर दम तोड़ गई, जबकि 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। कंटेनर्स का ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने कंटेनर को तहवील में ले लिया, जबकि जाम बहक खवातीन की शनाख्त 25 साला रहमत बीबी और 20 साला तबस्सुम के नाम से हुई। जाम बहक और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मजीद बताया कि दूसरे हादसे में बल्दिया 2 नंबर के करीब ट्रॉलर की टक्कर से राहगीर मौके पर जाम बहक हो गया। राहगीर की शनाख्त 25 साला दाऊद के नाम से हुई। नाज़रीन, खेल के मैदान से अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जनूबी कोरिया में एशियन एथलेटिक्स के जेवलिन थ्रो क्वालिफाइंग राउंड के ग्रुप ए में अरशद नदीम ने पहली बारी में 86.34 मीटर की थ्रो की, जबकि दूसरी जानिब भारतीय खिलाड़ी यश ने पहली बारी में 76.67 मीटर की थ्रो की।
پاکستان کے یاسر سلطان نے بھی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ یاسر سلطان نے 76.07 میٹر کی تھرو کی۔ کوالیفائنگ راؤنڈ کی پہلی باری میں ارشد ندیم نے 86.34 کی سب سے لمبی تھرو کی، جس کے ساتھ انہوں نے ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں جیولن تھرو کا فائنل 31 مئی کو ہوگا۔ آپ کو بتائیں کہ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ ارشد ندیم ایک بار پھر فائنل میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ گولڈ میڈل کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان کے اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے جیولن تھرو فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا، جبکہ جنوبی کوریا میں ایشین ایتھلیٹکس کے مقابلے اس وقت جاری ہیں، جہاں پر جیولن تھرو کوالیفائنگ راؤنڈ کے گروپ اے میں ارشد ندیم نے پہلی باری میں 86.34 میٹر کی تھرو کی۔ دوسری جانب بھارتی کھلاڑی یش نے پہلی باری میں 76.67 میٹر کی تھرو کی۔ پاکستان کے یاسر سلطان نے بھی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ لاہور میں سجی سرو بھری شام معروف گلوکار جواد بشیر نے شہر آفاق قوالیوں سے سما باندھ دیا۔ کلاسیکل گلوکاروں نے بھی خوب راگ بکھیرے، جبکہ الحمرا ہاؤس لاہور میں منعقدہ محفل موسیقی میں معروف گلوکار جواد بشیر نے قوالیوں اور گیتوں کے ذریعے سننے والوں کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔ دیگر گلوکاروں نے کلاسیکل، نیم کلاسیکل اور دیگر راگ پیش کر کے خوب سر بکھیرے، جبکہ حاضرین کی فرمائش پر جواد بشیر نے قوالی کی نئے انداز میں پیش کیا، جسے سننے والوں نے خوب پسند کیا۔ تقریب میں موسیقی کے دل دادا افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ استاد شفقت سلامت علی، جبکہ گلوکار نایاب خان اور دیگر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تاجکستان کے صدر امام علی رحمان سے ملاقات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ امور پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم نے تاجکستان کے صدر کو جنوبی ایشیا کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے آگاہ کیا، جبکہ پاکستان کے خلاف بھارتی جاری جنگی اقدام، عالمی برادری غیر ذمہ دارانہ رویے پر بھارت سے جواب طلب کرے۔ پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے، اپنی علاقائی خود مختاری اور سالمیت کا ہر قیمت پر تحفظ کرے گا۔ خطے میں امن کے لیے کشمیر کے دیرینہ تنازع کا حل ناگزیر ہے۔ دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ اشتراک اور باہمی تعاون اور اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ فریقین نے اسٹریٹجک شراکت داری کو بلندیوں کی نئی سطح پر لے جانے کا عزم کیا۔ ناظرین، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مختلف جامعات کے وائس چانسلرز اور سینئر اساتذہ سے ملاقات کی ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق وائس چانسلرز اور سینئر اساتذہ سے گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ ہندوستان جان دے کہ پاکستان کشمیر کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ کشمیر کا کوئی بھی سودا ممکن نہیں، ہم کبھی بھی کشمیر کو نہیں بھول سکتے۔ پانی پاکستان کی ریڈ لائن ہے، 24 کروڑ پاکستانیوں کے اس بنیادی حق پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان بھارت کی اجارہ داری کبھی قبول نہیں کرے گا۔ بھارت نے کئی دہائیوں سے کشمیر کے مسئلے کو دبانے کی کوشش کی، بھارت ناکام ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب کشمیر کا مسئلہ دبانا ممکن نہیں رہا۔ دہشت گردی بھارت کا اندرونی مسئلہ ہے، جس کی بنیادی وجہ اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں پر بڑھتا بھارتی ظلم اور تعصب ہے۔ مسئلہ کشمیر عالمی سطح کا مسئلہ ہے۔ بلوچستان میں دہشت گرد فطرن ہندوستان ہے، ان کا بلوچوں سے کوئی تعلق نہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مزید کہا کہ اساتذہ کرام پاکستان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ میں آج جو کچھ بھی ہوں، والدین اور اساتذہ کرام کی وجہ سے ہوں۔ پاکستان کی اگلی نسلوں کی کردار سازی اساتذہ کرام کی ذمہ داری ہے۔ اساتذہ نے پاکستان کی کہانی اگلی نسلوں کو بتانی ہے۔
खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयों में फितरल हिंदुस्तान के 12 दहशतगर्द हलाक हो गए। झड़प के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज के 4 जवान वतन पर कुर्बान हो गए। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके शवाल में खवारिज के चेक पोस्ट पर हमला किया, जिसको नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर कार्रवाइयों में 6 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। झड़प में लेफ्टिनेंट दानियाल समेत 4 जवान शहीद हो गए। चतराल में कार्रवाई के दौरान एक दहशतगर्द मारा गया। बलूचिस्तान के इलाके लोर अलाई में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता 4 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ कल कोयटा का एक रोज़ा दौरा करेंगे। विफाकी वज़रा भी वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ कोयटा में जरगे में शिरकत करेंगे। जरगे में गवर्नर बलूचिस्तान जबकि वजीर आला बलूचिस्तान सफाई वज़रा को मदऊ किया गया है। जरगे में अरकान असम्बली, कबायली और सियासी हमायदीन को भी मदऊ किया गया है। जरगे में बलूचिस्तान की अमन व अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जरगे में सूबे बलूचिस्तान के हमायदीन को मुख्तलिफ उमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कोयटा का दौरा करेंगे, जहां पर जरगे का इनेकाद किया जाएगा। जरगे में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और दीगर विफाकी और सूबाई वज़रा भी शिरकत करेंगे, जबकि गवर्नर बलूचिस्तान भी इस अहम जरगे में शिरकत करेंगे, जबकि मुकामी अबादीन भी इस जरगे में शिरकत करेंगे। उनको एतमाद में लिया जाएगा। बलूचिस्तान के तमाम तर सूरत हाल पर एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कोयटा का दौरा करेंगे, जहाँ पर जरगे में बलूचिस्तान की अमन अमान समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। विफाकी सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह बोसाल ने बजट पेश करने की तारीख में रद्दबदल की खबरों की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा कि 2025-26 का बजट 10 जून को ही पेश किया जाएगा। जराये के हवाले से ये खबर सामने आई थी कि ईद की वजह से 7 या 8 जून को आम तातील होंगी, लिहाजा ईद के तीसरे दिन 9 जून को वर्किंग डे का ऐलान करना पड़ेगा। जराये का कहना था कि ईद के तीसरे दिन 9 जून को कौमी इक्तसादी कौंसल और इकोनॉमिक सर्वे जारी करने का शेड्यूल है, जबकि एक ही दिन NEC और इकोनॉमिक सर्वे जारी करना मुमकिन नहीं होगा। जराये का बताना है कि कौमी इक्तसादी कौंसल के इजलास और बजट पेश करने में रवायती तौर पर 2 दिन का वक्फा रखा जाता है। हुकूमत विफाकी बजट पेश करने की तारीख में 2 दिन की तोसी कर सकती है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर का कहना है कि बानी PTI ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ दो नहीं होगा। अडियाला जेल रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली जफर ने कहा कि बानी PTI ने कहा कि पाकिस्तान में इत्तेहाद की खातिर किसी भी वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। अपने लिए रियायत नहीं मांग रहा हूँ, रियायत मांगनी होती तो बहुत पहले मांग चुका होता। पार्टी लीडरशिप तहरीक इंसाफ के लिए तैयार हो जाए, अगर कोई सामने न आया तो अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बानी PTI ने कहा कि विकेट के दोनों जानिब खेलने की किसी को इजाजत नहीं दूंगा। सेनेटर अली जफर ने कहा कि बानी PTI ने कहा कि मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूं, केसेस जल्द सुने जाएं। एहतजाजी तहरीक का ऐलान हो चुका है, 5 से 6 दिन में लाहे अमल देंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से लाहौर में पंजाब के वस्ती अजला से ताल्लुक़ रखने वाले समाजी और सियासी शख्सियात पर मुश्तमिल वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द में साबिक़ वफाकी वज़ीर राना फारूक सईद खान, जबकि तनवीर अशरफ कायरा, बिलाल फारूक, उमर फारूक, उसामा फारूक, अली जाफ़र और हीरा तनवीर शामिल थी। वफ़द ने सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी को फैसलाबाद, गुजरात और हाफिजाबाद समेत वस्ती पंजाब के दीगर अजला के अवाम को दरपेश मसाइल से आगाह किया। वफ़द ने नौजवानों को सलाहियतों को कौमी तरक्की में बरोकार लाने की तजावीज़ भी सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के सामने पेश की। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुल्क के तमाम खित्तों में मुसावी तरक्की, कौमी यकजहती और जमहूरी इदारों की मजबूती अवलीन तरजीहात में शामिल हैं। नौजवान नस्ल हमारा सरमाया है।
سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ بھارت کو ہماری فورسز نے جیسے دھویا ایسا تاریخی دن نہیں بھول سکتا۔ شہر قائد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کو جنگ میں عبرتناک شکست دی۔ بھارت کو اپنے رافیل طیارے پر غرور تھا جو خاک میں مل گیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے جنگ کی شروعات کی تھی، اختتام پاکستان نے کیا۔ پاکستان پرامن ملک ہے، ہم جنگ کے خلاف ہیں۔ بھارت کو ہماری فورسز نے جیسے دھویا ایسا تاریخی دن بھول نہیں سکتا۔ شرجیل انعام میمن نے مزید کہا کہ 25 کروڑ عوام نے اتحاد کے ساتھ یہ لڑائی لڑی، پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے۔ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ دشمن پاکستان سے کامتا ہے تو اس لیے کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں۔ جنگی جہاز بنانے والے ممالک بھارت کے ناڑی پائلٹوں کو جہاز نہیں دیں گے۔ سینئر صوبائی وزیر نے کہا کہ تینوں مسلح افواج اور قوم نے متحد ہو کر جنگ لڑی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان میں مصنوعی بحران ریاستی ستون نے اپنے پیدا کیے، جبکہ ملکی سیاسی بحران کبھی اسٹیبلشمنٹ اور کبھی عدلیہ کی جانب سے پیدا کیے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں یوم تکبیر کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان میں 2017 سے عدلیہ کو سیاست میں ملوث کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، یہی بات 26 آئینی ترمیم کی وجہ بنی۔ احسن اقبال نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ایسے فیصلے کیے جس سے سپریم کورٹ کو ہی درست کرنے پڑے۔ پاکستان میں بحران مصنوعی تھا جو ریاست کے کسی ایک ستون نے پیدا کیے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس تغاری نے حکومت کی بجلی قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات کر رہی ہے، اس حوالے سے انہوں نے اہم گفتگو کی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں انرجی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اویس تغاری نے کہا کہ 1 سال سے ہم توانائی کے شعبے میں تحقیق اور مختلف چیزوں کا تجربہ اور تجزیہ کر رہے ہیں۔ ہم نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات کیے، 2-3 سال سے بجلی کی طلب میں کمی واقع ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئی پی پیز معاہدوں پر نظر ثانی کر رہے ہیں، بجلی کی قیمتوں میں کمی آئی ہے، شمسی توانائی کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے۔ شمسی توانائی کا ذریعہ حیران کن ہے، کوئلے اور گیس پر چلنے والے بجلی گھروں کے حوالے سے کوشش ہے کہ ماحولیات پر اثر نہ پڑے۔ دیگر خبریں شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔